हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का ही फोर्थ टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको हम कह सकते हैं समन्वय, या कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें। कॉलेज में, स्कूल में मान लो हर किसी को टीच करना तो बहुत अच्छा आता है, किसी को टीचिंग करनी तो बहुत अच्छे से आती है, पर अगर वहां पर स्कूल या कॉलेज में अगर टाइम टेबल ना हो तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कोई भी टीचर आके खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं पहले ये पीरियड लेने वाला हूं, पहले मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा टीचर आएगा, वो कहेगा पहले मैं पढ़ाऊंगा। तो टाइम टेबल ही नहीं है। उन सारे टीचर्स के बीच में अगर तालमेल ही नहीं है तो वहां पर क्या होने वाली है? गड़बड़ होने वाली है। इसलिए कहीं पर भी आप चले जाओ, वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर तो रखना होता है, चाहे हम अपने घर की ही बात क्यों ना करें। घर में भी हमें सबके साथ तालमेल बना के रखना होता है। अब हम चलते हैं हमारे बिजनेस की ओर। मान लो हमारा कोई बिजनेस है, हमारे बिजनेस का कोई मेन गोल है, कोई मेन ऑब्जेक्टिव है। उस मेन गोल या उस मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैंने अपने बिजनेस को कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। इस गोल को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया? कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। जैसे मुझे परचेज करना है, सेल करना है, प्रोडक्शन करना है, फाइनेंस की एक्टिविटीज होनी है, पर्सोनल एक्टिविटीज भी होनी है। इनका काम क्या होगा? ध्यान से देखिए। परचेज का काम कहां पर होगा? परचेज डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज करने का काम करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना, कहीं से मान लो मशीन परचेज करना। तो पर्सोनल डिपार्टमेंट भी है हमारे पास। पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या करेगा? लोगों की रिक्रूटमेंट का काम करेगा, लोगों को अपॉइंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना, उनको प्रमोशन देना। तो जैसे परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज करना है, पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम लोगों को रिक्रूट करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस अरेंज करना है, यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? सेल्स करना है। अब मान लीजिए हर एक डिपार्टमेंट खुद के काम में ही बिजी रह जाए। ये डिपार्टमेंट कहे कि मैं तो सिर्फ परचेज का काम करूंगा, मेरे को मेन गोल से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो फर्म का जो मेन गोल है वो क्या अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में तालमेल बना के रखना होगा, कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी, एक दूसरे की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा कि बता भाई तेरी क्या जरूरत है। परचेज डिपार्टमेंट को परचेज करनी है, पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा अरेंज करके देगा तभी तो परचेज कर पाएगा, परचेज होगी तो क्या हो पाएगा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगी तभी तो हम सेल कर पाएंगे, सेल होगी तो सेल के लिए हम मार्केटिंग भी कर पाएंगे। अब मान लो पूरी फैक्ट्री के अंदर कुछ लोगों की हमें जरूरत है, तो वो जरूरत हम किसको जाकर बताएंगे? पर्सनल डिपार्टमेंट को, कि भाई मेरे को 10 लोगों की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये चैप्टर कहता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तालमेल। अगर आप इस चैप्टर को अपनी बुक में खोलोगे तो चैप्टर के नेम के नीचे ही मेंशन है 2+2=5। मतलब जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। तो डेफिनेटली क्या होता है? काम पहले से भी ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि हम टारगेट कुछ कम लेके चल रहे थे, हमको लगता था कि 2+2 क्या होने वाला है? 4 ही होने वाला है। पर अगर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तालमेल बना के रखा हुआ है, बैलेंस करके काम चल रहा है, तो क्या होने वाला है? रिजल्ट हमको पहले से भी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। फिर 2+2 4 नहीं होने वाला, फिर 5 या 6 या 7 भी हो सकता है। इसलिए आपके चैप्टर के अंदर जब हमने एंटर किया है तो देखना चैप्टर के नेम के अंडर में आपको मेंशन किया हुआ है 2+2=5। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के आगे वाले टॉपिक की, और दैट इज नेचर है। पहला पॉइंट जो आपको स्टडी करने को मिलता है वो है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ये क्या करता है? ग्रुप के एफर्ट्स को इकट्ठा कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? सिर्फ प्रोडक्शन करना। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज करना। हालांकि ये खुद के डिपार्टमेंट खुद के काम में ही बहुत बिजी हैं। ये डिपार्टमेंट क्या कहेगा? भाई मेरे को तो परचेज करनी है। ये डिपार्टमेंट क्या कहेगा? मुझे सिर्फ प्रोडक्शन करनी है। पर अगर हम इन सबके ग्रुप के एफर्ट्स को मिक्स कर दें, इन सबको याद दिला दें कि भाई तुमने कॉमन गोल जो हमारा है उसको भी अचीव करना है, तो क्या होने वाला है? बहुत अच्छे से हमको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है?
इनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है और इनको एक कॉमन गोल को अचीव करने की ओर लेकर जाता है। सेकंड पॉइंट आपको स्टडी करने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इनके जो एक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर भी यूनिटी आती है। इसका काम क्या है, परचेज, इसका काम क्या है कि हम चाहते हैं कि ये सब लोग मिलजुल कर काम करें, तो ये इंश्योर करता है कि ये सब लोग मिलजुल कर काम करें, एक ही ताकत में काम करें, क्योंकि हर इंसान अपना अपना काम अगर करने में लगा रहेगा तो मेन टारगेट हमारा अचीव नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनके अंदर भी क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, उनको मेन टारगेट की ओर चलना है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है और कोऑर्डिनेशन ये काम करता है, इन सब के अंदर यूनिटी पैदा करता है। अगर हमने कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया हुआ, फॉर एग्जांपल स्कूल की बात करते हैं, टाइम टेबल अगर हमने नहीं बनाया हुआ तो क्या सारे टीचर यूनिटी में काम करेंगे? नहीं करेंगे, कोई एक दूसरे से बात करके भी राजी नहीं होने वाला। तो इसलिए फर्म के अंदर जब हमने कोऑर्डिनेशन किया, उनको एक दूसरे से बात कराई, तालमेल बनाया, उनका टाइम टेबल बनाया, तो क्या हुआ, वो मिलजुल कर काम करने वाले हैं, यूनिटी होने वाली उन सबके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन हमको कंटिन्यू रखना होता है, चाहे आप प्लानिंग करो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, चाहे कोई भी प्रोसेस करो, आपको कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। जब जब ये परचेज करेगा तब तब इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी आगे मैनेजमेंट से बात करनी होगी, तो इनके बीच में हर बार कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की जरूरत तो होगी ही। ऐसा नहीं है कि हमने कोऑर्डिनेशन को एक बार अप्लाई कर दिया और उसके बाद हमको जरूरत नहीं है, ये हमको हर वक्त चाहिए, हर जगह चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शंस। ये हर जगह अप्लाई होता है, स्कूल की बात करो, कॉलेज की बात करो, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, चाहे वो बिजनेस है वो नॉन बिजनेस है, आप हर जगह पर कोऑर्डिनेशन को फॉलो करते हो और बिल्कुल करते हो। तो कोऑर्डिनेशन आप हर जगह देख सकते हो डेफिनेटली। नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर है, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजर है, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, अपने अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करना, दूसरों से काम करना करवाना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और उनसे काम निकलवाना भी, ये तो कोऑर्डिनेशन हमको बना के रखना होता है ताकि हमारा जो कॉमन गोल है हम उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट हमको स्टडी करने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन बन भी जाता है, पर मोस्ट प्रोबेबली हमें लोगों से जानबूझकर काम करवाना होता है, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को मैंने काम तो बता दिया कि तुझको परचेज ही करनी है, पर फिर भी मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जब भी तेरे को परचेज करनी है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइनेंस ले लियो, अदरवाइज ये इससे बात नहीं करेगा, ये फाइनेंस अरेंज करके नहीं देने वाला, तो ये परचेज नहीं कर पाएगा। यहां परचेज नहीं होगा तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। यहां पर सेल कर पाओगे? नहीं। मान लीजिए पर्सनल डिपार्टमेंट ने ही कुछ वर्कर्स की अपॉइंटमेंट नहीं की, तो क्या इन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले वर्कर आपको मिलेंगे? नहीं। तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा, सेल हो पाएगी? नहीं, कुछ भी काम नहीं होने वाला। तो हमें कोऑर्डिनेशन जानबूझकर एस्टेब्लिश करना पड़ता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में टाइम टेबल बना के देना पड़ता है। ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम जानबूझकर बनाते हैं, बनाना पड़ता है, रीजन है इसके पीछे, है ना? क्यों? क्योंकि काम अच्छे से होता रहे, हमारा जो कॉमन गोल है वो अचीव होता रहे। स्कूल और कॉलेज का कॉमन गोल क्या होता है? अच्छी एजुकेशन देना। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तो जानबूझकर एस्टेब्लिश करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टडी करने को मिल रहा है कि इट्स द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। इस टॉपिक की सबसे खास बात क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सिक्स्थ फंक्शन बना देना चाहिए। मैनेजमेंट की हमने पूरी प्रोसेस स्टडी की थी लास्ट चैप्टर के अंदर। सबसे पहले क्या था? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, है ना? तो ये 5 स्टेप हमने स्टडी किए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कुछ लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सिक्स्थ स्टेप मान लेना चाहिए। सिक्स्थ स्टेप मतलब कंट्रोलिंग के बाद इसको एक सिक्स्थ स्टेप मान लो। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सिक्स्थ स्टेप नहीं हो सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्लानिंग के टाइम पर भी जरूरी है, डायरेक्टिंग के टाइम पर भी, ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर भी, हर जगह पर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस टॉपिक के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक हमको क्या स्टडी करने को मिलेगा? दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। अब मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन पांचों टॉपिक्स को मैं कोऑर्डिनेशन के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो पहला टॉपिक क्या बना? प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सोच कर देखो, जब भी आप प्लानिंग करते हो, एक फैक्ट्री के अंदर आप मान लो एक मैनेजर हो, जब भी आप प्लानिंग करोगे तो आप सोचोगे ना कि इससे क्या काम कराना है, उसको मैं ये काम दूंगा। उन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग करते हुए भी आप कोऑर्डिनेट लेके चलते हो अपने दिमाग के अंदर, कोऑर्डिनेशन अपने दिमाग में लेके चलते हो कि पहले ये काम करूंगा, फिर वो काम, फिर ये काम, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, वहां जाना, यहां जाना है। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो कोऑर्डिनेशन तो आपके दिमाग में होता ही है। वो आप प्लानिंग चाहे लिख कर करो चाहे अपने दिमाग में करो, कोऑर्डिनेशन तो आपके दिमाग में हर वक्त है ही। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन वहां पे भी होता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है? हम सबसे पहले काम देखते हैं, हमने काम कौन से करने हैं। काम के अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। डिपार्टमेंट बनाने के बाद इनके अंदर कौन कौन लोग काम करेंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कौन बॉस होगा, कौन इंप्लॉय होगा, कौन वर्कर होगा, ये सारी बातें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। किसको किसे जवाब देना है, काम अगर ना हुआ, काम के अंदर गड़बड़ हुई, तो कौन किसको जवाब देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, मिड लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग करते हुए हम सब कुछ तो डिसाइड कर ही रहे होते हैं, प्लस लोगों के आपस में रिलेशन क्या होंगे ये भी तो हम लेके चल ही रहे होते हैं। मतलब हम कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजिंग करते हुए भी कोऑर्डिनेशन साथ में ही होता है। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर, दैट इज स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन। स्टाफिंग करते हुए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कहीं किसी पोस्ट पर कोई गलत पर्सन रिक्रूट ना हो जाए, कहीं किसी पोस्ट पर ऐसा पर्सन ना आ जाए जिसको काम करना ना आता हो, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छे से हो, किसी अच्छे से पर्सन को हम हमेशा अपॉइंट करना चाहते हैं। तो स्टाफिंग करते हुए भी हमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है कि इस पोस्ट पे यही पर्सन होगा, सेकंड पोस्ट पे हमें इस पर्सन को बिठाना है, इसको ट्रेनिंग देनी है, इसको प्रमोशन देनी है, तो वहां पर भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ही होता है। तो स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन इन दोनों का भी आपस में रिलेशन है, क्योंकि स्टाफिंग करते हुए भी हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को बहुत ध्यान में रखते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन। डायरेक्टिंग के अंदर कब, जब हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं, लीडरशिप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये सब काम करते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर मैं किसी से कोई बात कर रहा हूं तो सामने वाले के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना जाए। पता चला कि मैंने कोई ऐसी बात कह दी और सामने वाला काम करने से ही मना कर दिया। तो डायरेक्टिंग करते हुए, डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप आती है, कम्युनिकेशन आता है, सुपरविजन आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सब काम करते हुए मुझे ध्यान रखना होता है कि इन सभी का सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट जाने वाला है। तो डेफिनेटली जब हम ये इतना ध्यान रख ही रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें उन लोगों से काम बहुत अच्छे से निकलवाना होता है। तो हम इस तरह से अपनी बातों को अप्लाई करते हैं कि ताकि वो अच्छे से काम करते रहें। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग करते हुए भी कोऑर्डिनेशन साथ में अवेलेबल होता है। फिर फिफ्थ है हमारा कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग करते हुए भी हमें यह ध्यान से देखना होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे रिसोर्सेज और ह्यूमन एफर्ट्स के बीच में बैलेंस बना रहे। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि पहले हमने जो डिसाइड किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर अब गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ के ऊपर एक्शन कैसे लेंगे, पर एक्शन भी हमें ध्यान से लेना है। पता चला कि हमारे एक्शन से कोई नाराज हो गया, तो कोऑर्डिनेशन का कंट्रोलिंग के अंदर में भी बहुत हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग में भी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम ये देखते हैं हमारा जो कॉमन गोल था उसको अचीव करने में हमारे रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज और जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं उसके बीच में बैलेंस है कि नहीं है। तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बनाकर चल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम टारगेट तो बहुत बड़े बड़े ले लेते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैंने टारगेट ले लिया सेल 5 करोड़ की करूंगा, जबकि मेरे पास रिसोर्सेज ही 3 लाख के हैं। तो 3 लाख रुपए मेरे पास हाथ में है और मैं सेल करने की प्लानिंग कर रहा हूं 5 करोड़ की, तो कहां से पॉसिबल हो सकता है। तो हमको देखना होता है कि जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को पूरा करने में हमारे पास ह्यूमन एफर्ट्स और रिसोर्सेज के बीच में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। तो थर्ड टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन पांचों पॉइंट के साथ मैंने किसको कनेक्ट कर दिया है, कोऑर्डिनेशन को कनेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज द इट्स द नीडेड एट द ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर लेवल पर जरूरी है। कैसे, ध्यान से देखिए।
सबसे पहले हमारा कौन सा लेवल होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिड लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में ऑलरेडी बहुत लोग काम करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? सीईओ होता है। सीईओ अकेला हो सकता है, कुछ लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कुछ लोग काम करने वाले हो सकते हैं। इसी तरह से मिड लेवल मैनेजमेंट में भी कुछ लोग काम करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी कुछ लोग काम करते हैं। हालांकि ये टॉपिक हम पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है, तो उसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम करते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी। अब यहां पर जितने भी लोग काम करते हैं, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट मिड लेवल मैनेजमेंट से काम नहीं करा पाएगी। अब यहां पर भी काफी सारे लोग काम करते हैं, इन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से लोअर लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इनमें भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अब सबसे खास बात क्या है, ध्यान से देखिए, अगर हम इन तीनों की तीनों लेवल्स को देखें एक ग्रुप की फॉर्म में, ये तीनों के तीनों लेवल को मैं अगर एक ग्रुप की फॉर्म में देखूं, तो इन सब के आपस में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इन सब का टॉप लेवल का मिडल के साथ, मिडल का लोअर लेवल के साथ, इनका आपस में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने आपको दो बातें बताई हैं, ध्यान से देखिए। हर लेवल के अंदर काम करने वाले लोगों के बीच में तो कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, हर लेवल के अंदर काम करने वाले लोगों का आपस में तो कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, प्लस इन तीनों लेवल्स का आपस में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन है ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर जरूरी है, प्लस इन सब का आपस में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से दो बातें निकल कर आ रही हैं। पहली बात, हर लेवल पे जरूरी है, इंडिविजुअली हर लेवल पे जरूरी है, प्लस टोटल देखें तो इन सब का आपस में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सिंपल सी बात है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे हमारी बड़ी होती है, तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी मशीनरी हमको यूज करनी पड़ रही है। हर किसी के काम करने का तरीका है, हर किसी की एक ट्रेडिशन है, हर कोई अपनी मर्जी से काम करता है, हर किसी के अपने डिजायर है, कोई किस वजह से काम कर रहा है, कोई किस वजह से काम कर रहा है, पर हम सभी को क्या करते हैं, एक कॉमन गोल की ओर लेके जाते हैं। इसीलिए बिजनेस के साइज जितना जितना बड़ा होता जाता है, कोऑर्डिनेशन उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें लोगों को एक कॉमन गोल की ओर लेके जाना होता है, उनको बताना होता है कि ठीक है, तुम अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हो, पर एक कॉमन गोल को तो अचीव करो। तो इसलिए बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है, बिजनेस का साइज बड़ा है तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा चाहिए, बिजनेस का साइज छोटा है तो कोऑर्डिनेशन कम चाहिए। इंपॉर्टेंस के अंदर सेकंड पॉइंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। यहां पर देखिए, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन है। अब ये डिपार्टमेंट कहे कि मैं तो सिर्फ परचेज करूंगा, मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो क्या कॉमन गोल हम अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, हमको कॉमन गोल की ओर उन्हें धकेलना होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। हम एक स्पेशल गोल को अचीव करना चाहते हैं, इस स्पेशल गोल को अचीव करने के लिए मैंने इस गोल को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। अब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, इन सभी को मुझे कोऑर्डिनेशन के अंदर लाना होगा, सभी को आपस में समझाना होगा कि तुमको एक कॉमन गोल को अचीव करना है। तो इसलिए अगर आपको एक स्पेशल गोल को पूरा करना है तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो ये डिपार्टमेंट क्या कहेगा, मैं तो सिर्फ परचेज करूंगा, मुझे मतलब नहीं है। ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। तो इनको अगर हमने कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो क्या इन सभी डिपार्टमेंट्स को इस गोल की कोई परवाह नहीं होने वाली। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन अप्लाई कर देते हो तो ये सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और एक कॉमन गोल के लिए काम करने वाले हैं, नहीं तो हर कोई अपनी मर्जी करने वाला है, कोई किसी की परवाह नहीं करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस और डिफरेंट प्रोसेसेस। काफी सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे पहले पैसा आएगा तो हम परचेज कर पाएंगे, परचेज होगी तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा, प्रोडक्शन होगा तो हम सेल कर पाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है।
अब सारी प्रोसेस रिदम में चलती रहे, सारी प्रोसेस सीक्वेंस में चलती रहे, इसलिए भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक कोऑर्डिनेशन का, जिसके अंदर हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी नेचर है, ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर जरूरी है और ये मैनेजमेंट का एसेंस है, बोले तो सार है, बोले तो चाहे प्लानिंग है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, हर एक फंक्शन के साथ हमें कोऑर्डिनेशन को कनेक्ट करना ही होता है। तो मिलता हूं मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।